अगर किसी के पास नोट छापने की मशीन हो और वो पैसे पैसे को तरस रहा हो, उसके घर वाले पैसे पैसे के मोहताज हों, तो सोचेंगे ना कि वो नोट क्यों नहीं छापता। हुकूमतों के पास नोट छापने की मशीन होती है, लेकिन वो नोट छाप कर मुल्क में गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म कर सकते, मुल्क के मसाइल क्यों नहीं हल कर सकते। और उससे अगली बात कि नोट है क्या, एक कागज़ का टुकड़ा, उसकी वैल्यू 10, 20, 50, 100, 1000, 5000 ये कौन मुकर्रर करता है, कैसे एक कागज़ का टुकड़ा इतनी वैल्यू का बन जाता है। जानने के लिए आज की पूरी वीडियो देखिएगा। मैं हूं सरफराज राजा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने की बात यह है कि नोट कैसे वजूद में आया। दुनिया में जब नोट नहीं थे, पैसे नहीं थे, करेंसी नहीं थी, तो लोग कैसे लेन देन करते थे। तो शुरू में जब दुनिया में करेंसी नहीं होती थी, पेपर करेंसी, तो जो तिजारत होती थी, जो लेन देन होता था, वो होता था बार्टर ट्रेड के जरिए। यानी कि किसी के पास कोई चीज़ है तो वो उसको दूसरे को चीज़ दे के उससे उसके पास जो चीज़ होती है वो ले लेता था। अब इसमें होता क्या था कि अगर आपको दूध चाहिए और आपके पास प्याज है, तो अब आप वो देखेंगे कि जिस बंदे के पास दूध है और उसे प्याज चाहिए, तो फिर आप उसको प्याज देंगे, उसके बदले में उसे दूध देंगे। उसके बाद हुआ ये कि ट्रेड में सोने की एंट्री हुई और लेन देन का जरिया सोना बन गया। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप सोना देकर वो चीज़ ले सकते थे। ये तिजारत बड़े अरसे तक चलती रही, सोने के जरिए ट्रेड। और उसमें होता था कि लोग अपने पास सोना रखते थे और कोई भी चीज़ लेनी होती थी तो जिसके पास वो चीज़ होती थी उसको सोना दिया और उससे वो चीज़ ले ली। लेकिन इसमें मुश्किल ये आ गई कि सोने को कैरी करना और सोने की पहचान करना बिलखसूस कि ये असली है या नकली है, ये तमाम चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी। और सोने को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बड़ी मिकदार में, ये भी बड़ा मसला था। तो उसमें हुकूमत ने ये किया कि हुकूमत सोना ले लेती थी और उसके बदले में एक रिसीट जारी करती थी और उस रिसीट पे लिखा होता था कि इतनी वैल्यू का सोना हमारे पास है, तो इस रिसीट के बदले में इतनी वैल्यू की चीज़ इसको दे दी जाए। यही जो थी करेंसी नोट की इब्तिदा थी और इसे प्रोमिसरी नोट भी कहा जाता था। और इसके बाद जो लेन देन होता था वो हुकूमत की तरफ से मुहैया की गई इसी रिसीट पे होता था। अभी जो ट्रेड था ये तो अंदरून मुल्क काफ़ी कामयाब था। मतलब मुल्क के अंदर आपने ट्रेड करनी है तो वहाँ पर किसी भी जगह पर एक मुल्क का जो प्रोमिसरी नोट था, जो गारंटीड रिसीट थी, वो चल जाती थी। लेकिन मुल्क से बाहर अगर आपने ट्रेड करना हो तो ऐसी कोई करेंसी नहीं थी जिसको तमाम मुल्क एक्सेप्टेंस देते हों। तो उसके लिए फिर एक तरीकाकार जो है वो डेवलप किया गया पूरी दुनिया में, क्योंकि दुनिया में जितने भी मुल्क थे वो गोल्ड में ट्रेड करना चाहते थे। गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीज़ थी जो हर मुल्क की डिमांड थी, हर मुल्क चाहता था उसके पास गोल्ड और सिल्वर हो। तो उस वक्त एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो है उसको मुतारफ़ कराया गया और तमाम मुल्कों ने अपनी जो करेंसी थी उसको गोल्ड से लिंक कर दिया। और उसमें यह हुआ कि बिलफर्ज जिस मुल्क के पास जितने गोल्ड के ज़खायर थे उसने अपनी करेंसी को उतनी ही वर्थ दी और उसी वर्थ से दूसरे मुल्क की करेंसी को मल्टीप्लाई करके एक जो करेंसी का रेशो थी वो निकाली जाती थी। अब इसमें हुआ ये कि जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुई, वर्ल्ड वार 1, तो दुनिया में हथियारों की बड़ी डिमांड बढ़ी। अमेरिका चूँकि हथियार बनाता था तो उसने बहुत बड़ी तादाद में हथियार एक्सपोर्ट किए। मुल्कों ने हथियार ख़रीदे तो उसके बदले में जो पेमेंट्स की अमेरिका को, तो उसकी वजह से अमेरिका के गोल्ड के रिजर्व्स काफ़ी बढ़ते चले गए। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 आ गई, फिर वही चीज़ के अमेरिका से लोगों ने हथियार ख़रीदे और इतने ज़्यादा अमेरिका को पेमेंट्स हुई कि अमेरिका के जो गोल्ड रिजर्व्स थे वो दुनिया का जो 80% गोल्ड था वो अमेरिका के पास चला गया। अब जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो 1944 में तमाम मुल्क बैठे जिनकी इकानमी तकरीबन डूब चुकी थी, जिनके पास गोल्ड के ज़खायर ख़त्म हो चुके थे, तो उन्होंने एक तो 2 बॉडीज़ तश्कील दी, एक IBRT और एक IMF। IMF के बारे में आप सुनते होंगे, आज भी ये मौजूद है। IBRT को भी आप जानते हैं, वर्ल्ड बैंक के नाम से इसको आप ज़रूर जानते होंगे। वर्ल्ड बैंक का काम ये होता है कि किसी भी मुल्क में डेवलपमेंट का काम होता है उसको ये फाइनेंस करता है। और IMF जो बजटरी सपोर्ट होती है वो देता है। अगर किसी की इकॉनमी में मसले मसाइल पैदा होते हैं, कंट्री की इकॉनमी ख़राब हो रही है, तो उसको सपोर्ट करता है उसकी इकॉनमी को वापस ऑन ट्रैक लाने के लिए। तो बहरहाल उसमें एक और चीज़ डिसाइड की गई, ये किया गया कि जितने भी, चूँकि मुल्कों के पास अब गोल्ड ख़त्म हो चुका था, गोल्ड तमाम का तमाम अमेरिका के पास जा चुका था, 80% दुनिया का गोल्ड, तो अब तमाम मुल्कों ने फैसला किया कि अपनी करेंसी को US डॉलर से लिंक कर दिया, क्योंकि तमाम के तमाम गोल्ड के ज़खायर मुकम्मल तौर पे आलमोस्ट अमेरिका के पास चले गए थे और इन मुल्कों के पास गोल्ड बचा नहीं था। तो अब ये जो लेन देन शुरू हुआ ये हुआ US डॉलर्स में, क्योंकि इस वक्त वाहिद करेंसी जो बची थी जिसके पीछे गोल्ड की बैकिंग थी वो अमेरिकी डॉलर ही था। तो इसके बाद ये हुआ कि जो मुल्क थे उन्होंने डॉलर्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब 1971 में हुआ ये कि सदर निक्सन, जो कि अमेरिका के सदर थे, उन्होंने नई अनाउंसमेंट की और उन्होंने जो डॉलर था उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग ख़त्म कर दी, यानी कि डॉलर को गोल्ड से लिंक करना ख़त्म कर दिया। इसको हिस्ट्री में निक्सन शॉक के नाम से भी जाना जाता है, जिससे काफ़ी मुल्क जो थे उनको एक धचका भी लगा, क्योंकि अब डॉलर जो था वो गोल्ड से लिंक नहीं रहा था। तो अब चूंकि तमाम मुल्कों के पास जो रिजर्व थे वो डॉलर में थे,
तो उनकी मजबूरी बन गई कि वो डॉलर में ट्रेड करें। तो यूं डॉलर जो थी वो एक यूनिवर्सल करेंसी के रूप में सामने आई, जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस मिलती थी। तो अब बात करते हैं नोट छापने की मशीन के हवाले से कि नोट छापने की मशीन हुकूमत के पास होती है लेकिन नोट क्यों नहीं छापती। तो इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है, आपने गाड़ी बेचनी है, उस गाड़ी की कीमत आपने रख ली 10 लाख रुपए, लेकिन उसको लेने के लिए आपके पास 20 लोग आ जाते हैं। जब देखते हैं आप कि आपकी गाड़ी की डिमांड तो ज़्यादा है तो आप उसका रेट बढ़ा के 15 लाख कर देते हैं। जब 15 लाख करेंगे तो उस 20 में से मजीद 10 लोग कम हो जाएंगे, 10 लोग होंगे जो कि 15 लाख में भी लेने को तैयार होंगे। तो आप देखेंगे अभी भी गाड़ी की आपकी मार्केट है तो आप उसकी कीमत बढ़ा के 20 लाख कर देंगे, 20 लाख में 5 लोग बच जाएंगे। इस तरह करते करते जहाँ पर आखिरी आपको कस्टमर मिलेगा तो आप उस रेट पे उस गाड़ी को फ़रोख्त करेंगे। इसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का रूल, यानी कि जितनी तलब होती है उतनी रसद होती है। तो इसी रूल के तहत जो हुकूमतें हैं वो अब नोट क्यों नहीं छापती। अगर हुकूमतें नोट छापना शुरू कर दें तो होगा ये कि करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी और लोगों के पास इतना पैसा आ जाएगा कि जो चीज़ खरीदनी है 10 रुपये में, लोग उसको 100 रुपये में खरीदने को भी तैयार हो जाएंगे और यूं कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और इन्फ्लेशन जिसे महंगाई कहते हैं वो आसमानों को पहुंच जाएगी। और ये तजर्बा कुछ मुल्कों ने किया था नोट छाप कर, लेकिन वहाँ पर इकॉनमी उनकी पहले से ज़्यादा ज़मीन बोस हो गई थी और लोग बाकायदा तौर पर बोरियों में पैसे भर के जा रहे थे मुख्तलिफ अशिया खरीदने के लिए। तो इसलिए हुकूमत की मजबूरी होती है कि वो एक सर्टन लेवल पर नोट छापती है, उससे ज़्यादा नोट नहीं छापती। डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं इसको इकोनॉमी की टर्म में। जब मजबूरी होती है तो नोट छापने की तो वो नोट छापते हैं, क्योंकि नोट छापने का अल्टीमेट जो नुकसान होता है वो होता है कि मुल्क में महंगाई बढ़ जाएगी, नोट की कदर कम होगी, पैसे की वैल्यू कम होगी और उसका अल्टीमेटली नुकसान आम आवाम को पड़ेगा और इकानमी मजीद जो है वो नीचे जाएगी। तो दोस्तों, नोट छाप सकती है हुकूमतें लेकिन नोट नहीं छापती, उनकी मजबूरी होती है कि वो नोट ना छापें। और नोट छापना किसी भी मसले में हुकूमत का आखिरी हल होता है। और इसके अलावा करेंसी नोट के हवाले से हमने आपको बताया कि करेंसी नोट की ट्रांजिशन कैसे हुई, एवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे ये आगे बढ़ा और कैसे एक कागज़ का टुकड़ा एक इतनी वैल्यू का करेंसी नोट बन गया कि जिसके पीछे आज हम दुनिया में टोकरे खाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तमाम के तमाम एक करेंसी नोट के पीछे कर रहे होते हैं। तो ये थी उस करेंसी नोट की हकीकत और उसकी कहानी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। कमेंट से अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।